मेरा बहुत ज़्यादा गैप है, 10 से 15 साल हो गए हैं स्टडीज़ को छोड़े हुए, कि क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ? 2 या 3 बच्चे हैं, क्या मैं आ सकता हूँ? कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे आपको अगर आप कनाडा का स्टडी वीज़ा या स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं? तो अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, तो भाई आज की वीडियो में मैं कनाडा के स्टडी वीज़ा को डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। कौन कौन लोग हैं जो कनाडा के स्टडी परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कितनी फीस स्टडी वीज़ा के लिए होती है, क्या प्रोसेसिंग टाइम है। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं कनाडा के स्टडी वीज़ा को अप्लाई करने के लिए, और कितना पैसा एक बंदे के पास होना चाहिए अगर वो कनाडा का स्टडी वीज़ा हासिल करना चाहता है। तो वीडियो जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके बहुत सारे सवालात के जवाब दूंगा। तो भाई चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कनाडा के स्टडी वीज़ा पर एक पूरी सीरीज़ बनेगी 4 से 5 वीडियो की, जिसमें मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप तमाम लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जो कि कनाडा आने के ख्वाहिशमंद हैं या कनाडा का स्टडी वीज़ा हासिल करना चाहते हैं। कनाडा का स्टडी परमिट क्या होता है? स्टडी परमिट एक डॉक्यूमेंट है जो कि कैनेडियन गवर्नमेंट या आईआरसीसी का जो डिपार्टमेंट है कनाडा में, वो फॉरेन नेशनल्स को ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है ताकि फॉरेन नेशनल्स कनाडा में आकर स्टडी कर सकें। एक बड़ी नोटिसेबल चीज़ वो ये है कि आप स्टडी परमिट की बेस पर कनाडा में एंट्री हासिल नहीं कर सकते। इस स्टडी परमिट के साथ ही साथ कैनेडियन गवर्नमेंट आपको आइदर ईटीए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथोराइजेशन, या फिर जो है विजिट वीज़ा, दोनों में से कोई एक चीज़ इसके साथ देगी, जिसकी बेस पर जो है आप कनाडा में एंट्री हासिल कर सकते हैं। कौन कौन लोग हैं जो कि कनाडा के स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं? एक, आपके पास एडमिशन होना चाहिए डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट का। दूसरा, आपके पास इतने पैसे हों कि आप यहाँ पर आके ट्यूशन फीस अफोर्ड कर सकें, यहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस को अफोर्ड कर सकें। तीसरा, आपका जो है मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल सही है, कोई आपको ऐसी बीमारियां ना हो, टीबी या दूसरी फैलने वाली बीमारियां ना हो, आपकी मेडिकल रिपोर्ट जो है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। चौथा, आपका पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। और पांचवा, ये आपको प्रूफ करना होगा एक लेटर में, लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन उसे बोलते हैं, कि आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद कनाडा छोड़ के वापस अपने मुल्क चले जाएंगे। ये 5 क्राइटेरिया ये लाजमी आपके पास होंगे तो आप कनाडा के स्टडी परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन द पास्ट तकरीबन 1-2 महीने पहले ये बहुत सारी रील्स मैंने डाली थी कनाडा के स्टडी वीज़ा से रिलेटेड, जिसमें मुझे बेतहाशा क्वेश्चंस आए थे। उन क्वेश्चंस को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। कुछ लोगों के सवाल आए थे कि अहमद भाई, मैं 8वीं फेल हूँ, मैं मैट्रिक पास हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, क्या मैं कनाडा के स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? मेरी एज 50 साल है, क्या मैं कनाडा के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? देखें, इसका जो है आंसर मैं आपको ऐसे दूंगा कि 8वीं फेल वाले नहीं आ सकते, 10वीं फेल वाले या 10वीं पास वाले नहीं आ सकते। कनाडा के स्टडी वीज़ा के लिए एटलीस्ट आपने 12वीं क्लास पास की होनी चाहिए एटलीस्ट। अगर बैचलर्स किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, तो भी आप कनाडा के स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज फैक्टर का बिल्कुल भी डिस्कस नहीं हुआ कनाडा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसका मतलब ये है कि एज फैक्टर इंपैक्ट नहीं करता, लेकिन एज पर माई अंडरस्टैंडिंग जितनी ज़्यादा आपकी एज होगी उतना ही बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या वजह है, क्यों बुढ़ापे में आके आपको जो है ना क्या सूझी है कि क्यों आप स्टडी वापस स्टार्ट करना चाहते हैं। और भी बहुत सारे सवाल आए थे। मैंने हाउस वाइफ्स पर जो है वीडियोस बनाई थी, हाउस वाइफ्स के मैसेजेस आए थे कि मेरा बहुत ज़्यादा गैप है, 10 से 15 साल हो गए हैं स्टडीज़ को छोड़े हुए, कि क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ? देखिए, स्टडी गैप है उसका कोई इशू नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आपने अपनी 12वीं क्लास या बैचलर्स आपने 20 या 22 साल में किया और उसके बाद आपकी शादी हो गई और तकरीबन 5 से 10 साल का गैप आ जाता है, तो उस 5 से 10 साल के गैप में आपके 3 या 4 बच्चे हो गए, तो आप इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हैं कि यार क्योंकि मैंने अपने बच्चों को टाइम देना था, इसी वजह से मैं अपनी पढ़ाई को परसू नहीं कर सकी। अब फाइनली मेरे बच्चे बड़े हो गए, तो अब मैंने सोचा कि मैं अपनी फर्दर स्टडीज को परसू करूं और मैं ये क्वालिफिकेशन हासिल करूं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि जितना ज्यादा गैप होगा उतने ही चांसेस कम होंगे स्टडी परमिट हासिल करने के, या उतनी ही बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन देनी होगी अपने लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन में। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे कि मैं डाइवोर्स्ड हूँ, मेरे 2 या 3 बच्चे हैं, क्या मैं आ सकता हूँ? देखिए, मैरिटल स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बिल्कुल स्टडी परमिट के लिए अप्लाई कर सकती हैं अनटिल और अनलेस गैप कम हो और आपके पास लिविंग एक्सपेंसेस के पैसे हों, आप यहाँ पर आके अपने खर्चे अफोर्ड कर सकती हैं, अपने बच्चों को अपने साथ रख सकती हैं, तो आप बिल्कुल कनाडा आ सकती हैं कनाडा के स्टडी वीज़ा के लिए। अच्छा, अब एक बंदा मेरे पास आता है और ये कहता है कि यार मेरा 15 साल का गैप है, मैंने 22 साल की एज में अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और उसके बाद मैंने जॉब शुरू कर ली 22 साल की एज में, और अब मेरी एज तकरीबन 37 ईयर्स एज है और मैं 15 साल से लगातार जॉब कर रहा हूँ, क्या मैं कनाडा के स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? 100% आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको कनाडा का स्टडी परमिट मिल भी जाएगा। उसमें आप लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन में ये बताएंगे कि भाई 22 साल की उम्र में मैंने बीकॉम कर लिया, मास्टर्स कर लिया, जो भी मतलब एजुकेशन आपकी है, मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और उसके बाद मैंने अपनी जॉब स्टार्ट कर ली। अगरचे वर्क एक्सपीरियंस उसके बाद आ रहा है तो आप 100% स्टडी परमिट के लिए अप्लाई
कर सकते हैं और आपको स्टडी परमिट मिल जाएगा। सिर्फ ये है कि फिर लिविंग एक्सपेंसेस के पैसे आपके पास होने चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है, बेशक फिर वो कनाडा का स्टडी परमिट हो, विजिट वीजा हो, दूसरे कोई भी इमिग्रेशन प्रोग्राम हो, पैसा आपके पास है तो आपका कनाडा आना आसान है। ये वो सारे क्वेश्चंस है जो मैंने नोट डाउन किए हुए थे, मैंने ये सारे आपके साथ डिस्कस कर लिए। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई सिनेरियो बनता है या आपका कोई सवाल है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे आपको अगर आप कनाडा का स्टडी वीज़ा या स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बड़ा ख्याल रखिएगा क्योंकि ज़रा सा आपने आगे पीछे किया, कोई डॉक्यूमेंट्स मिस आउट किया तो आपका जो है स्टडी परमिट कैंसिल हो सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रूफ या लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस की। ये प्रूफ या लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है आपको DLI से मिलेगा, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट से। जिस यूनिवर्सिटी या जिस कॉलेज में आपने अप्लाई किया है, एक मरतबा आपको वहाँ का एडमिशन मिल गया तो वो जो है आपको ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस देंगे। उसमें ये एक्सप्लेन कर देंगे कि ये बंदा जो है कनाडा आना चाहता है, इतने टाइम पीरियड का इसका कोर्स होगा और इसके बाद जो है ये वापस चला जाएगा। नोटिसेबल बात यह है कि इससे पहले जो मैंने इसी तरीके की एक वीडियो बनाई थी कनाडा के विजिटर वीज़ा की, उसमें मैंने पासपोर्ट पहले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बताया था। यहाँ पर पासपोर्ट नहीं है, पहले यहाँ पर आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस हासिल करना होगा क्योंकि वो जब तक एडमिशन नहीं मिला कोई फायदा नहीं है पासपोर्ट का। दूसरी जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो होगा पासपोर्ट। मेरा ये मशवरा है कि अप्लाई करने से पहले पासपोर्ट आप हमेशा 10 साल का बनवा लें। इसका फायदा ये होता है कि आपको यहाँ पर आने के बाद मिसाल के तौर पर आपको स्टडी परमिट मिल गया, फिर आप वर्क परमिट हासिल करेंगे, फिर आपने PR के लिए अप्लाई करना है, जितनी उसकी एक्सपायरी देर तक होगी उतनी ज़्यादा अच्छी बात है। तीसरा भाई इंपॉर्टेंट फैक्टर जिस पे हम बहुत ज़्यादा डिटेल में आज बात करने वाले हैं वो है प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। ऐसा आपके पास इतना होना चाहिए कि आप 2 सेमेस्टर की फीस उस यूनिवर्सिटी की जिसमें आपको एडमिशन मिला है, 2 सेमेस्टर की फीस आप पे कर सकते हो अप फ्रंट, ठीक है। और उसके अलावा 1 साल की लिविंग कॉस्ट आपके पास जो है ना, एक्सपेंसेस के जो पैसे हैं वो आपके पास होने चाहिए। अब इस पे जो है हम मजीद बात करेंगे कि 1 साल के लिविंग एक्सपेंसेस कितने हो सकते हैं या यूनिवर्सिटी के एडमिशन की फीस कितनी होती है। ये तो मैंने आपको शुरू में थोड़ी सी हल्की सी डेफिनेशन बता दी। अच्छा, ये बहुत ही लंबी लिस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रोवाइड की गई है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक या 2-3 ये जितने भी आप पॉसिबल आपके लिए होते हैं वो आप प्रोवाइड इनको कर सकते हैं। जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होंगे ये जितनी बेहतर तरीके से आप अपने एविडेंस को एक्सप्लेन कर सकेंगे उतनी ही अच्छी बात है, उतने ही आपके चांसेस बढ़ जाएंगे स्टडी परमिट हासिल करने के। पहला डॉक्यूमेंट वो होगी बैंक स्टेटमेंट लास्ट 4 मंथ्स की, एटलीस्ट 4 मंथ्स की तो बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। उससे ज़्यादा की भी प्रोवाइड कर सकते हैं तो अच्छी बात है। दूसरी चीज़, लेटर फ्रॉम अ पर्सन और लेटर फ्रॉम एनी स्कूल दैट इज प्रोवाइडिंग यू द मनी। कोई भी बंदा अगर आपको पैसा प्रोवाइड कर रहा है या लोन दे रहा है तो उसकी तरफ से कोई लेटर हो, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो, उसको आप नोटराइज करवा लें, अटेस्ट करवा लें। तीसरा डॉक्यूमेंट ये हो सकता है कि प्रूफ ऑफ कैनेडियन बैंक। अगर आपने कोई कैनेडियन बैंक पाकिस्तान में या इंडिया में या अपने जिस भी मुल्क में आप रहते हैं वहाँ पर रहते हुए आपने कैनेडियन बैंक अकाउंट खुलवाया है तो उसका कोई एविडेंस हो, और उसका ये भी एविडेंस हो कि आपने वहाँ पर उस बैंक अकाउंट में पैसे भिजवाए हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है कि आप जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल कर रहे हैं वो अक्सर आपसे डिमांड करते हैं कि आपने एडवांस में पैसे देने हैं, तो फिर कोई ना कोई आपको तरीका निकालना पड़ता है अपने मुल्क से पैसे ट्रांसफर करने का। चौथा डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए होगा उसे हम बोलते हैं GIC, गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट कनाडा का कोई इदारा होता है जो आपको प्रोवाइड करता है आपकी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए, और वो यही होता है बेसिकली कि वो एक तरफ से गारंटी प्रोवाइड कर रहा होता है कि हाँ भाई ये बंदा 1 साल या 2 साल जितना भी टाइम यहाँ रहेगा ये पैसे दे देगा। और वो सर्टिफिकेट आपको इसी तरीके से मिलेगा कि आप अपने मुल्क में रहते हुए पैसे जमा करवाएंगे, कोई शायद $10,000 कैनेडियन डॉलर्स के आसपास होते हैं, वो पैसे इनको जमा करवाएंगे, वो सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करेगा और वो सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं स्टडी परमिट अप्लाई करते वक्त। फिर इसके अलावा 5वां डॉक्यूमेंट होगा बैंक ड्राफ्ट। 6वां डॉक्यूमेंट होगा प्रूफ ऑफ स्टूडेंट लोन फॉर एजुकेशन और फॉर ऑल दैट, मतलब आप बैंक से लोन ले लेते हैं और बैंक के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप जो है अपलोड कर सकते हैं। 7वां डॉक्यूमेंट, अगर आपने कोई एडवांस में फीस पे की है अपनी यूनिवर्सिटी को तो प्रूफ ऑफ ट्यूशन फीस दैट यू हैव पेड इन एडवांस वो आप अपलोड कर सकते हैं। 8वां डॉक्यूमेंट, अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिली है कैनेडियन यूनिवर्सिटी की तरफ से तो वो भी जो है आप अपलोड कर सकते हैं इन डॉक्यूमेंट्स में। स्कॉलरशिप का मैं ये बताता चलूँ कि बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं। ये बहुत ही कम लोग होते हैं, मतलब मैंने सुना है कि लाख में से 1 या 2 बंदा होगा जिसको स्कॉलरशिप मिलती है। बहुत ही कम स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। इसके बारे में हम मजीद बात कर सकते हैं। अगर आप उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं कनाडा में तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो उस पर मैं एक मजीद डिटेल में वीडियो बना दूंगा। अच्छा, अब इसके बाद जो कनाडा की ऑफिशियल साइट है canada.ca, जो लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में बताया हुआ है वो ये है कि जितने भी बंदे आ रहे हैं उसके हिसाब से ये पैसे उन्होंने बताया है कि कितने पैसे आपके पास होने चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं, एक बंदा अगर एज अ स्टूडेंट आ रहा है तो उसके पास 10,000 कैनेडियन डॉलर्स एटलीस्ट होने चाहिए। 2 बंदे आ रहे हैं, मतलब मियाँ बीवी अगर आ रहे हैं तो 10,000 वो बंदा जो कि स्टूडेंट है
और 4,000 दूसरे बंदे के एज अ लिविंग एक्सपेंसेस। और अगर एक बंदों के अलावा तीसरा बंदा है, कोई माइनर है, कोई बच्चा है, उसके $3,000 एक्स्ट्रा होने चाहिए। तो मतलब 17,000 कैनेडियन डॉलर्स एटलीस्ट 3 बंदों के होने चाहिए आपके पास अगर आप कनाडा के स्टडी परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बी वेरी माइंडफुल कि $17,000 मैंने आपको बताया ये सिर्फ लिविंग एक्सपेंसेस हैं, इसमें एजुकेशन के एक्सपेंसेस उन्होंने शामिल नहीं किए। एजुकेशन के एक्सपेंसेस जो है $5,000 पर सेमेस्टर भी हो सकते हैं और $40,000 पर सेमेस्टर भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप टोरंटो की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो वो तकरीबन 30-40,000 होगा 6 महीने का पर सेमेस्टर, या फिर अगर आप यहाँ हेलीफैक्स में अप्लाई कर रहे हैं, कैप ब्रिटेन में या किसी रिमोट एरिया की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो उधर बड़ी कम फीसिस भी होती हैं यूनिवर्सिटीज़ की। यूनिवर्सिटीज़ के नामों में और उनकी फ़ीस की अभी डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा, इंशाल्लाह इस पर एक डिटेल वीडियो हम बना लेंगे, उसमें मैं आपको लिस्ट डाउन कर दूंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा चार्ज करती हैं या टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं कनाडा की, और कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर बहुत कम फीस चार्ज होती हैं, जहाँ पर एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा भी जो है पढ़ने आ सकता है। तो ओवरऑल मैं अगर बात करूँ आपसे तो मिनिमम भी जो पैसे आपको चाहिए होंगे, अगर एक बंदा एज अ स्टूडेंट आ रहा है तो $10,000 जो है उसके लिविंग एक्सपेंसेस, और 2 सेमेस्टर की भी मैं बात करूं तो तकरीबन $20,000, 15 से $20,000 जो है आपको चाहिए होंगे। तो मिनिमम आप यूँ समझ लें कि 25 से 30,000 कैनेडियन डॉलर्स एक बंदे के पास होने चाहिए अगर वो कनाडा के स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करने जा रहा है, कि पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 50 लाख रुपए बनते हैं, 50 लाख से 60 लाख रुपए बनते हैं। अगर इतना पैसा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं कनाडा के स्टडी परमिट के लिए और मोस्ट प्रोबेबली आपको मिल भी जाएगा। अच्छा जी, फाइनेंशियल सपोर्ट में इन सारे डॉक्यूमेंट्स के अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे। मिसाल के तौर पर कि अगर आपकी स्टडीज़ को आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर हाउस ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, व्हीकल ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, या और कोई भी एसेट्स जो हैं आपके वालदैन के पास पड़े हुए हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स जो है आप एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के तौर पर अपलोड कर सकते हैं। स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, इस तरीके के एसेट्स को जो है आप शो कर सकते हैं। अगर आपके फादर जॉब कर रहे हैं तो उनका एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए होगा, उनकी जो है लास्ट 3 मंथ्स की पे स्टब्स चाहिए होंगी, मतलब अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो उनकी कंपनी का या उनके बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होंगे जो कि नोटराइज होने चाहिए। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है फाइनेंशियल सपोर्ट में वो ये है कि रिटर्न एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए टू द सोर्स ऑफ फंड्स, कि पैसा आ कहाँ से रहा है। अब मिसाल के तौर पर एक मिडिल क्लास फैमिली है, उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था, उन्होंने एक दोस्त से रब्ता किया और उन्होंने बोला कि भाई मुझे 30-40 लाख रुपए उधार दे दो, उन्हें जो है ना अपने बेटे के लिए स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करना है। तो बात यह है कि आप ऐसे ही लोन नहीं ले सकते। अगर आप उस बंदे से लोन ले रहे हैं तो आप उससे कोई लेटर बनवा लें और उसे नोटराइज करवा लें, और वो लेटर भी जो है आपको दिखाना पड़ेगा। विदाउट एक्सप्लेनेशन अगर आप फंड्स दिखाएंगे तो ये बड़ा मसला हो जाएगा और आपकी एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो सकती है। पैसा कहाँ से आ रहा है ये आपको लाजमी जस्टिफाई करना होगा, कोई हेरा फेरी आप नहीं कर सकते। अगर आपने हेरा फेरी करने की कोशिश की तो ये बड़ा मसला हो सकता है, सारी मेहनत भी और टाइम भी आपका ज़ाया हो जाएगा। चौथा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए होगा वो होगा लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन। इस लेटर में आपने ये एक्सप्लेन करना है कि आप क्यों कनाडा आना चाहते हैं, मतलब क्या वजह है कि आपने कनाडा को चूज़ किया, क्यों आप कनाडा में एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, कितना टाइम आप एजुकेशन हासिल करेंगे, कब वापस जाएंगे, क्या आपकी ज़िंदगी का पर्पज़ है, ये सारी चीज़ें जो है आपको बतानी पड़ेंगी। अगर आप ये लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, आपको इसको बड़े अच्छे तरीके से ड्राफ्ट करना होगा। इसमें अगर आपने एक्सप्लेनेशन सही नहीं दी, मिसाल के तौर पर जो जो सिनेरियोज मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं कि बहुत ज़्यादा गैप आए हुए हैं, स्टडी छोड़कर बैठे हुए हैं लोग और उसके बाद वो स्टडी परसू करना चाहते हैं, तो इसी लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन में आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्या वजह थी कि आपने जो है पहले स्टडीज़ को छोड़ दिया, उसके बाद जो है जिम्मेदारियां आ गई, बच्चे हो गए, बच्चों को संभालने में टाइम लगा और अब जो है अब दोबारा आपको टाइम मिल रहा है तो आप अपनी स्टडी को परसू करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इसी लेटर में एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। अगरचे आप खुद बना सकते हैं लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन तो ठीक है, अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैंने सोचा हुआ है कि डिटेल्ड एक वीडियो बनाऊं और ये पूरा एक्सप्लेनेशन लेटर जो है ना ड्राफ्ट करके आपको सिखाऊं कि कैसे जो है ये बनाया जाता है। पांचवा डॉक्यूमेंट होगा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से बनवाएंगे जो कि IRCC या कैनेडियन गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो। एंड बी माइंडफुल, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है, TB हो गई या दूसरी कोई ऐसी बीमारी जो कि फैलती हो, तो मसला हो जाएगा, फिर कनाडा का स्टडी परमिट आप भूल जाएं। अच्छे हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट, शादीशुदा हैं आप तो मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपको। ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। इसके अलावा जो एक डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो होगा आपका लैंग्वेज एग्जाम का सर्टिफिकेट। मतलब कनाडा आने के लिए आपको आइल्स या एक प्रोग्राम है सेल्पिप जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, तो या तो आप आइल्स दे दें या आप सेल्पिप दे दें। मेरा मशवरा ये है कि आप सेल्पिप का एग्जाम दें क्योंकि सेल्पिप आसान है। मैंने खुद सिर्फ 3 दिनों में सेल्पिप की तैयारी की और मुझे तकरीबन 7 बैंड्स चाहिए थे और मैंने 7 बैंड सिर्फ 3 दिनों में तैयारी करके हासिल कर लिए। तो सेल्पिप का एग्जाम दें और आपको 6 to 6.5 बैंड्स मिनिमम चाहिए होंगे किसी भी, अगर आपने कनाडा के इदारे में पढ़ना है, आप किसी टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करना चाहते हैं तो फिर आपको ज़्यादा अच्छा
स्कोर हासिल करना होगा लैंग्वेज एग्जाम में, मतलब 7 या 7 अबव बैंड्स आपको चाहिए होंगे। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ कि कनाडा के स्टडी परमिट के लिए आपको वैस से, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज से एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ज़रूर अपलोड करने होंगे। ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी होंगी, जो आपकी मैट्रिक की ट्रांसक्रिप्ट होगी, 12वीं क्लास की ट्रांसक्रिप्ट होगी, अगर आपने बैचलर या एमकॉम भी किया हुआ, जो भी पुरानी आपकी एजुकेशन है ना, वो सारे सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज जो है ना आपको लाजमी अपलोड करने होंगे। एंड बी वेरी माइंडफुल, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके इंग्लिश में होने चाहिए, जो इंग्लिश में नहीं है उसको आपने ट्रांसलेट करवाना है इंग्लिश में, और आपने उसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवाना है। भाई ये थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको लाजमी चाहिए होंगे कनाडा के स्टडी परमिट के लिए। तो ये आप लिस्ट देख रहे हैं, कितनी डिटेल्ड में लिस्ट मैंने आपको बताई है। अच्छा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जब एक जगह पे आपने गैदर कर लिए, इसके बाद जो है आप कनाडा की स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन फीस मैं आपको बताता चलूं कि 150 कैनेडियन डॉलर्स हैं, जो कि पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 30,000 रुपये बनते हैं। एप्लीकेशन फीस के अलावा एक और फीस आपको पे करनी होगी, वो होती है बायोमेट्रिक फीस, जो कि तकरीबन होगी 85 कैनेडियन डॉलर्स। एक मरतबा आपने ये फीस पे कर दी, एप्लीकेशन आपने सबमिट कर दी, तो प्रोसेसिंग टाइम जो होगा वो तकरीबन अराउंड 11 मंथ्स मेंशन हुआ है। मरतबा आपने अप्लाई कर लिया, फिर एक चांस ये भी होता है कि शायद आपको इंटरव्यू की कॉल भी आ जाए, चांसेस कम है लेकिन बुलाया जा सकता है। इन केस अगर इमिग्रेशन ऑफिसर को कोई सवालात पूछने हो, आपकी पर्सनैलिटी पर डाउट है, फिर जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। कोई डॉक्यूमेंट्स अगर मिस हो जाएंगे तो वो आपको ईमेल कर देंगे कि यार ये डॉक्यूमेंट आपने छोड़ दिया, ये डॉक्यूमेंट ज़रा आप प्रोवाइड करें। इस दौरान जब आपने एप्लीकेशन सबमिट की है, अगर आप रीलोकेट कर रहे हैं, कहीं दूसरे घर में मूव हो रहे हैं, या अगर आपने कॉन्टैक्ट नंबर चेंज कर लिया है, तो ये सारी जो है इन्फॉर्मेशन भी आप अपडेट कर सकते हैं। इसका ऑप्शन भी कनाडा की वेबसाइट पर अवेलेबल है। एक मरतबा आपका कनाडा का स्टडी परमिट अप्रूव हो गया, तो आपको जो वीज़ा मिलेगा वो आपको कैनेडियन एयरपोर्ट पे मिलेगा, आपको आपके मुल्क में नहीं मिलेगा। आपको जो आपके मुल्क में मिलेगा वो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन होगा, वो एक लेटर होगा, उसमें ये बता दिया जाएगा कि यार हमने इस बंदे का वीज़ा अप्रूव कर लिया, ये ट्रैवल कर सकता है कनाडा के लिए। तो भाई ये था पूरा प्रोसेस कनाडा के स्टडी परमिट का, और ये थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको लाजमी चाहिए होंगे अगर आप स्टडी वीज़ा हासिल करना चाहते हैं कनाडा का। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो के लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, और चैनल को भी जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा इरादा है कि इसी से रिलेटेड टॉपिक पर और भी मजीद वीडियोस बनाऊं, जैसा कि लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन कैसे ड्राफ्ट करते हैं, कौन सी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं कनाडा की जहां पर आपके बच्चा जो है एक अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकता है। आप मिडिल क्लास फैमिली से रिलेट करते हैं तो कौन सी जो है सस्ती यूनिवर्सिटीज़ हैं, उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं। इसके अलावा कनाडा के स्टडी परमिट को वेबसाइट पर कैसे अप्लाई किया जाता है वो आपको जो है डिटेल में एक्सप्लेन करूं। आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ज़रूर जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी सी दुआओं में याद रखिएगा, और गज़ा के मुसलमानों को और गज़ा के लोगों को भी जो है दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बुरे हालात हैं, अल्लाह पाक उनके लिए आसानी करे, उनकी मुश्किलात को हल करे। आज की वीडियो को करते हैं यहाँ पर ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैरन, अल्लाह हाफिज़।